चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको प्लेंट भी पढ़नी है, WS भी पढ़ना है, FIR भी पढ़ना है, एविडेंस भी आई है, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। उसकी प्रैक्टिस आप अभी से करिए। जजमेंट राइटिंग का बहुत अच्छा तरीका ये है कि रोज एक जजमेंट लिखिए। मैंने भी लिखा था, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। तो प्लीज आप जजमेंट राइटिंग के लिए नियम बनाने, आपको रूटीन के हिसाब से एक जजमेंट लिख के ही देखना है रोज। धीरे धीरे उससे ये होगा कि आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी एंड आप विद इन टाइम उसको कंप्लीट करना शुरू कर देंगे। नाउ कम समराइजेशन। समराइजेशन में मैंने ये चीज देखी है कि लोग बोलते हैं मैम नंबर नहीं मिलते समराइजेशन में, सो आई यूज्ड टू आस्क देम कि कितना लिखा था, तो दे यूज्ड टू टेल मी वेरी प्राउडली कि मैम बिल्कुल आखिरी पेज की आखिरी लाइन तक लिखा था। नो, दिस इज वेरी रॉन्ग, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि समराइजेशन अगर आप इतना बड़ा लिखेंगे तो उसका मतलब ही क्या रह जाएगा। समराइजेशन मीन्स इट हैज टू बी प्रिसाइज, इट हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 8 लाइन्स और 9 लाइन्स, मैक्सिमम 10 लाइन्स। एक पैरा में उसको खत्म हो जाना चाहिए। जितना लंबा समराइजेशन उतने कम मार्क्स। ये आप इसका रेशियो सेट कर लीजिए कि आपने जितना लंबा लिखा उतने मार्क्स आपके कटते चले जाएंगे। समराइजेशन बहुत छोटा हो, ये जरूरी नहीं है कि आप वो लाइंस पिकअप करके उसको लिखें। उल्टा आप अपने लाइन, अब वो क्या कह रहा है, किस बारे में कह रहा है, उसको आप अपने शब्दों में, कम शब्दों में उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो लाइन ही पिकअप करेंगे जो उन्होंने प्लान में की है। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में देखिए डिग्लॉट हम सभी पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो जब आप डिग्लॉट पढ़ते हैं तो ट्राई करिए कि अगर आप हिंदी मीडियम है तो आप इंग्लिश भी पढ़िए, और अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो आप हिंदी के जो सेंटेंसेस हैं वो भी पढ़िए। तो जो लीगल टर्म्स हैं उनसे आपकी फेमिलियरिटी शुरू से बनती जाएगी, क्योंकि वहां पे ग्रामर तो आगे पीछे हो सकती है, लेकिन अगर टर्म का मतलब ही नहीं मालूम है आपको तो वो थोड़ा ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो डिग्लॉट पढ़ने से काफी कुछ फर्क पड़ता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। नाउ कम्स एसे राइटिंग। यहाँ पे 20 और 30 मार्क्स के सोशल एसे और लीगल एसे आते हैं। ये बहुत ही गलत कंसेप्ट है जो सब्जेक्ट में भी चलता है, जिस बारे में मैं भी आपसे डिस्कस कर रही थी, वो ये कि 20 मार्क्स का है, 30 मार्क्स का ऐसे है तो कम से कम 10 से 12 पेज होने चाहिए या 15 पेज होने चाहिए। नो, अगेन बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है ये। मैंने अपने टाइम पे 4 पेज में लीगल एसे खत्म किया था और 4.5 पेज में मैंने सोशल एसे खत्म किया था। ऐसे को प्रिपेयर करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि आप उसको पॉइंट वाइज या सब हेडिंग वाइज कन्फाइन कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल योर इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इम्पोर्टेंस, इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस एंड मेरिट्स और एडवांटेजेस, सजेशंस एंड कंक्लूजन। इससे ये होता है कि जो चेक कर रहे हैं तो अगर मान लीजिए उनको उस टॉपिक के बारे में सिर्फ हिस्ट्री का पढ़ना है या ओरिजिन पढ़ना है उसका, तो वो सिर्फ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हेडिंग की तरफ देख लेंगे और आपने क्या लिखा उनको वो मिल जाएगा। मान लीजिए उनको सजेशंस पढ़ने हैं आपके, तो वो सजेशंस वाले पैरा में जाके आपके सजेशंस एक बार रीड कर लेंगे और उनका काम हो जाएगा। बहुत मोनोटोनस और बहुत बोरिंग हो जाता है कि जब हम शुरू से लेके लिखते 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 आखिरी में जाके खत्म कर देते हैं चौथे पेज पे, वो पता ही नहीं चलता कि आपने किस चीज को कहाँ मेंशन किया है, वो पूरा पढ़ना पड़ता है। ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ सब हेडिंग्स के साथ कन्फाइन करने का, इससे ये इजी हो जाता है आपके लिए भी और चेकर के लिए भी कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे लिखा है, वो बहुत इजीली मिल जाता है ढूंढने से। पूरा रीड नहीं भी करेंगे तो जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उनको पढ़ लेंगे तो उससे भी काम हो जाएगा। तो बहुत पर्टिकुलर और बहुत सिस्टमैटिक हो जाते हैं जो आपके लीगल एसे और सोशल एसे हैं इस तरह से। नाउ अब मेंस के बारे में डिस्कशन हो गया है तो इंटरव्यू पे आते हैं। इंटरव्यू के बारे में मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगी, बस इतना जरूर कहूंगी कि इंटरव्यू में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। बी वेरी कॉन्फिडेंट बट एट द सेम टाइम रिमाइंड योरसेल्फ यू डोंट हैव टू बी एरोगेंट। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका उठना बैठना, चल के आना, उनसे बात करना, योर एक्शंस, ये इट स्पीक्स अ लॉट, वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं वहां पे। क्योंकि देखिए लीगल नॉलेज जो है वो उनको मालूम है, ऑनरेबल्स जो वहां बैठे हैं उनको मालूम है कि आपको लीगल नॉलेज है इसलिए आप यहाँ पे बैठे। आप प्री और मेंस निकाल के आए हैं, दैट मीन्स कि आपको लॉ बनना है। वहां पे वो ये टेस्ट करना चाहते हैं कि एट द टाइम ऑफ डीलिंग द डायस और डीलिंग विद एन एडवोकेट,
आपको अगर ऐसी कोई सिचुएशन में डाल दिया जाए या एडवोकेट आपके सामने कोई ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर दी जाए जहाँ पे आपको डिफिकल्ट हो जाए मतलब डिसीजन लेना या उसको टैकल करना, तो आप वहाँ पे उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करेंगे? वो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे करते हैं ताकि उसमें आपको ये समझ में आए कि यू आर गेटिंग डिफिकल्टी इन आंसरिंग देम, या आपको थोड़ा सा वो कंफ्यूज करेंगे, थोड़ा सा आपको ये समझ में आएगा कि आप गलत बोल रहे हैं या आप सही बोल रहे हैं. बट यू हैव टू बी वेरी पोलाइट, यू हैव टू बी वेरी सटल, यू हैव टू बी वेरी काम एट दैट टाइम. आपको किसी भी तरह से ये नहीं दिखाना है दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट. वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में दिखने लगता है, एक एटीट्यूड शो होने लगता है. तो बी वेरी काम एंड कूल, बहुत पोलाइटली आप अपनी बात वहां पे रखिए. बी वेरी सबमिसिव. यहाँ इंटरव्यू में हम इसलिए इतना ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते क्योंकि वी डोंट नो हमसे क्या क्वेश्चंस किए जाएंगे. तो ध्यान बस आपको इतना रखना है कि प्री और मेंस के बाद इतनी नॉलेज तो आपको हो ही जाएगी कि हम बैठ के आपस में कोई भी लॉ पॉइंट पे चर्चा करें तो वो हमको बन जाए. एक और चीज जो इंटरव्यू में आप ध्यान रख सकते हैं वो ये है कि जो भी प्रेजेंट उस इंटरव्यू के टाइम के दौरान आपके कोई भी रिसेंट लॉ से रिलेटेड कोई पॉइंट्स अगर चल रहे हो, कोई केस लॉ आया हो या किसी सुप्रीम कोर्ट ने किसी बात पे कोई फैसला दिया हो, तो उन सब चीजों को आप थोड़ा सा पढ़ के जाइए. दे में आस्क यू. सो अपार्ट फ्रॉम प्री मेंस एंड इंटरव्यू कुछ दूसरे टिप्स हैं जो मैं इसमें देना चाहूंगी. वो ये है कि बी वेरी रेगुलर इन योर स्टडीज. ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि हमको फॉर एग्जांपल रोज 4 घंटे देने हैं, आज हमने 4 घंटे दिए, कल हम किसी कारण से हम 4 घंटे नहीं दे पाए अपनी पढ़ाई को तो हम थर्ड डे 8 घंटे दे देंगे. नो, दिस इज वेरी रॉन्ग. आपको रोज कंटिन्यूसली रेगुलरली बहुत ऑनेस्ट रहना है अपनी पढ़ाई के लिए. रोज 4 घंटे देना है, इसका ये मतलब नहीं किसी दिन चूक जाए तो आप उसको कवर अप कर ले 8 घंटे देके, वो उस दिन की बात रहेगी. आपको रोज अपने आप को इतना डिसिप्लिन फॉलो करना है, इतना ऑनेस्ट रहना है अपने टुवर्ड्स कि कोई भी आपको ये क्वेश्चन ना कर सके कि आज तुमने इतना किया, कल तुमने उतना नहीं किया. ये आपके ऊपर है कि आप अपना टाइम कैसे स्पेयर करेंगे और कैसे इस चीज को देंगे. दूसरा है सोशल मीडिया और सोशल लाइफ से थोड़ा सा डिस्टेंसिंग. अभी कोविड के कारण सोशल डिस्टेंसिंग बहुत चल रही है, बट आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो सोशल मीडिया से भी बना ली जाए. जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो फॉर 1.5 years मैंने सोशल मीडिया से बिल्कुल भी बहुत दूरी बना ली थी. मैं बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे नहीं थी. ट्रस्ट मी, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो सोशल मीडिया के बिना आप अचीव नहीं कर सकते हैं कि व्हाट्सएप पे ही वो चीजें आएंगी, व्हाट्सएप पे फोटोज शेयर होंगी और हमको कुछ पता चलेगा तो ही हम पढ़ सकते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. मेरी क्लासेस टाइम पे, मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे मेरे पास बिल्कुल व्हाट्सएप, फेसबुक कुछ भी नहीं था. बट आप लोग भी ये कोशिश करिए कि इन सब से थोड़ी दूरी बना के आप अपने गोल की तरफ ज्यादा फोकस रहिए. क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि जब तक हम कुछ चीजों से दूर नहीं जाते हम किसी चीज के पास नहीं आते. तो कुछ चीजों से दूरियां ही आपको आपके जुडिशियल करियर की तरफ लेके जाएंगी. नेक्स्ट इज फोकस टुवर्ड्स योर गोल. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने गोल के लिए फोकस्ड रहना. जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखती थी, वैसे आपको भी सिर्फ एक टारगेट दिखना चाहिए, दैट इज योर जुडिशियल एग्जाम, क्रैकिंग योर जुडिशियल एग्जाम एंड नथिंग देन दैट. And last is be very patient, don't lose heart, don't lose hope, keep working hard and success will finally be yours. Thank you. Okay ma'am, thank you so much. We have some questions for Yeah, you. sure, please. Yeah, sure. Rini Agrawal is asking that is there a privilege for NLU students over non-NLU students in interview? No, there are no such privileges to such students. I'm sorry to say, but no. No. Okay. Yes. What should be the format of answer? Format of answers. See, as I've told you, there are no such particular format of any answer. It just depends ki what question they are asking. Your answer should start from there. जहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, what is the question? If they are asking what is section 34 in SRA, state the essential elements and state any exceptions. So your answer should start from section 34 directly. Section 34 of SRA.
Declaration, once you are completed, once you are done with the first part, their second part is what are the essential elements. Just directly come on to the essential elements and exceptions. There is no such format for any answer. कोई एक ideal format नहीं होता है किसी भी तरह का. For example, अब they are asking short notes. In my I think so 2016 or 17 previously they have asked 4 definitions in CPC, I think so. So what you have to do is, if they are asking decree, order, judgment debtor and decree holder, you don't have to do anything. You just have to mention the section number and write it down and nothing else. No essential elements, no exceptions, no linking up with any kind of sections or whatever. You just have to write the section number and the definition. Section number and definition. 4 लाइन में वो definitions खत्म हो जाती हैं. That's it. उन्होंने जो definition पूछी है उसका आंसर वहीं तक सीमित रहता है. चाहे वो short notes हो, चाहे वो कोई भी एक formal question हो, उसका format आप उसी time decide करिए जब आप question read कर रहे हैं. ज़्यादा lengthy मत खींचिएगा, उसको बहुत precise रखिएगा. Ma'am, sorry to disturb you. Ma'am, please tell me how to prepare charts of various subjects. Charts. Yes, ma'am. How to prepare charts? Okay. See, charts, as I've told you, they are nothing but just a gist of the subject which you are preparing. For example, if you're preparing for CRPC, so definition clause, I'm not asking to write each and every definition. 2B, 2C, whatever is there, you just write it down कि 2A में ये है, 2B में ये है, 2C में ये है, ताकि आपको इतना मालूम रहे कि हाँ सेक्शन गड़बड़ ना हो. अंदर का जो कंटेंट है वो आपको डेफिनेशन क्लॉज मैंने आपको पहले ही बताया कि you have to prepare it fully. Then not all sections will be included in that. Only significant sections जिनका बहुत relevance है, जिन पे मेंस में क्वेश्चन आ सकता है और जिनमें प्री में क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, सिर्फ वो सेक्शन इंक्लूड होंगे उसमें. वो सेक्शन बहुत ज्यादा लंबा है, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए. You just have to go through the section and find out the important point or the crux of the section, what the section is conveying, what that section is trying to say, what is the concept of the section. Just write it down in 2 lines. आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, आप हिंदी में कंफर्टेबल हो, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, आप बायलिंगुअल में कंफर्टेबल हो, आप अपने हिसाब से उसका जिस्ट लिख दीजिए उसके सामने. दैट्स इट. कोई टाइम ड्यूरेशन हो तो उस सेक्शन की हेडिंग डाल के एरो डाल दीजिए और सीधे सिर्फ उसमें टाइम डाल दीजिए कि इसमें 6 months का टाइम है या 10 days का टाइम है, या कोई अथॉरिटी का मतलब दिया गया है नाम, या अगर मान लीजिए कोई पेनाल्टी है तो पेनाल्टी कौन सी अथॉरिटी इम्पोज करेगी, कितने की पेनाल्टी इम्पोज करेगी, ये बस उसमें आपको एक लाइन में लिखना है. चार्ट्स डिटेल नहीं बनाना है, क्योंकि चार्ट्स अगर डिटेल बना दिए तो बेरट का कोई मतलब नहीं हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा. चार्ट्स इतना ज्यादा प्रिसाइज होने चाहिए कि वो क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए सफिशिएंट हो. उसमें सब कुछ आ जाना चाहिए. एक लाइन में आप उसका सेक्शन की हेडिंग लिखिए, अंदर का जो मैटर है वो एक लाइन में उसको समअप करके लिख दीजिए. मैम कैसे याद रखें सीपीसी को? सीपीसी को कैसे याद करें ये पूछ रहे हैं? जी ओके. सीपीसी को मैंने सबसे ज्यादा अच्छे से जो समझ पाई हूँ मैं, वो चार्ट्स के थ्रू ही मैंने समझा है उसको. चार्ट्स मैंने सीपीसी के ऐसे बनाए थे कि सेक्शंस के चार्ट्स पूरे अलग बनाए थे मैंने. सेक्शन 1 से सेक्शन 152 तक मैंने जो चार्ट्स थे वो उसको अलग बना दिया था. सेक्शन मतलब बस ये था कि एक क्विक रिवीजन के लिए कि हमें मालूम होना चाहिए सेक्शन 96 में क्या दिया गया है, सेक्शन 92 में क्या दिया गया है. तो सेक्शन और उसकी हेडिंग मैंने वहां पे लिख दी थी. बहुत अंदर का जो इम्पोर्टेंट मैटर था तो वो मैंने उसको एरोज में या फ्लो चार्ट में बना के एरो डाल के उसमें लिख दिया था कि ताकि वो बहुत छोटा समराइज हो जाए. ऑर्डर्स और रूल्स के जो चार्ट्स थे वो मैंने सेपरेट बनाए थे. सेक्शन के अलग हो गए. अब आते हैं ऑर्डर्स और रूल्स के. एक ऑर्डर लिखा आपने, ऑर्डर 1. ऑर्डर 1 में जितने रूल्स हैं जरूरी नहीं कि आप सारे रूल्स लिख दीजिए. रूल्स के अंदर में भी क्या मैटर है वो भी आपको नहीं लिखना है. रूल तो वैसे ही बहुत छोटे छोटे होते हैं. तो बस ऑर्डर 1, रूल 1, रूल 2, रूल 3 मान लो आपको स्किप करना है तो रूल 3 को स्किप करके रूल 4, इस तरह से. हर ऑर्डर को लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि हर ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है.
51 ऑर्डर्स हैं, 51 ऑर्डर्स में से 25 ऑर्डर्स भी अगर आप उसको चार्ट में मेंशन करके उसको रूल्स लिख देते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और इनको बना के रखना नहीं है, इनको रोज पढ़ना है, तब जाके सीपीसी से आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हो पाएंगे। सीपीसी में बहुत डिफिकल्टी इसलिए भी होती है क्योंकि ऑर्डर्स, सेक्शंस और रूल्स को आप लिंक नहीं कर पाते हैं। जहां जहां आपने सेक्शन लिखा है, मान लीजिए उससे रिलेटेड कोई ऑर्डर है, आप तुरंत हाईलाइटर से रेड या ब्लैक से आप उसके आगे वो ऑर्डर नंबर लिख दीजिए, तो आपको मालूम होगा इस सेक्शन से वो ऑर्डर लिंक होता है, तो आप तुरंत उस ऑर्डर को भी देख सकते हैं चार्ट में। कोई ऑर्डर का कोई रूल है, वो अगर सेक्शन से रिलेटेड है तो उस रूल के आगे उस सेक्शन का नंबर लिख दीजिए। कहने का मतलब उसको चार्ट में ही समराइज कर लीजिए। चार्ट से बेटर सीपीसी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सीपीसी बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाती है अगर हम उसको से पढ़ें। चार्ट्स के साथ वो चीजें बहुत सिंप्लीफाई हो जाएंगी और रोज 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 आप अपनी नजरों के सामने उसको रिवाइज करेंगे तो इट विल बी। मैम एक रिक्वेस्ट है, चार्ट का अगर कोई सैंपल प्रोवाइड हो जाता अगर इस ग्रुप में तो बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। रिक्वेस्ट दीजिए। I will try that. I will try that surely. I have a question. I'm a first year law student right now. So should I start taking coaching right from the beginning? Will they be helpful, or should I go for them after my degree is complete? 5 years law, you're pursuing 5 years law? Yes, ma'am. I'm pursuing BBLLB. Right now, I'm in the first year. Okay, I don't think so. First year, if you're in first year, whatever tips I'm telling you, if you're following that and if you can follow these tips, yes, ma'am, it will be very easy for you to prepare till your 4th year or 5th year will come. I don't think so you need a coaching right now. You're a fresher, and I think so that yes, since beginning, if you are very serious about it, you'll definitely have that. And ma'am, is there any reservation for women in the judicial services? Any kind of reservation? No. Thank you. Anytime. मैम This is the last question that from chat box, that is any particular name for judicial preparation which you want to refer? Sorry. There's a question from chat box, that is any particular book name which you want to refer for judicial preparation? Book name, no. I have made preparation from Parents. Hello. Okay, ma'am. Okay, thank you. I'm receiving my voice back. Can everyone please mute your mic so that Hello. yes, ma'am. मैम एक पर्सनल क्वेश्चन था कि जैसे कि जुडिशरी के बारे में कुछ मिथ्या बनाई गई है कि जुडिशरी लाइफ में आपको इंडिपेंडेंस नहीं मिलती है, ज्वाइन करने के बाद आपको आजादी नहीं मिलती है, आपकी भी पर्सनल लाइफ ब्लॉक हो जाती है, तो उसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है? कि ऐसा कुछ वास्तव में होता है या फिर ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। सोशल लाइफ आपकी भी रहती है, पर्सनल लाइफ सब किसी की होती है, लेकिन इतना ज्यादा ऐसा हिंड्रेंस नहीं होता है आने के बाद। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं शुरू से, और वो इंडिपेंडेंस हमको पर्सनल लाइफ में भी मिलती है, सोशल लाइफ में भी मिलती है। बस ये होता है कि एक पद की गरिमा बढ़ जाती है, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो हम खुद इतने ज्यादा समझदार हो जाते हैं कि हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे कि सोशली हमको उसमें 4 लोगों के सामने लज्जित होना पड़े। मैम डायरेक्ट सफिशिएंट है के लिए? या श्योर, एग्जैक्टली। मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा सफिशिएंट है कि बेरैक्स के नीचे जो कमेंट्री दी रहती है, केस लॉज वहां पे भी दिए रहते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जब हम बेरैक्ट कोई कंप्लीट नहीं कर सकते तो हम बुक्स को क्या कंप्लीट करेंगे? किसी एक चीज को तो आप कंप्लीट करिए। मैम लॉ के अलावा और क्या पढ़ सकते हैं? सॉरी, यू नॉट ऑडिबल। Please put your questions on chat box. मैम लॉ के अलावा और क्या पढ़ सकते हैं? इसके अलावा लॉ के अलावा और कौन से सब्जेक्ट पर फोकस कर सकते हैं? लॉ के अलावा मेंस में जो लॉ में और भी सब्जेक्ट होते हैं ना जी, वो तो स्पेसिफाइड है ना कि कितने सब्जेक्ट्स आपको लॉ के जो है वो आ रहे हैं, तो वो तो पहले से क्लियर होते हैं कि आपको 12 सब्जेक्ट्स हैं या 15 सब्जेक्ट्स हैं। उन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन और उन सब्जेक्ट्स के आंसर्स तो प्रिपेयर करना ही करना है आपको। लॉ के अलावा जो है वो आप जिस भी स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तो उसमें पता होगा कि पेपर 2 जो होता है वो किस चीज में होता है, पेपर 3 काय का होता है। जैसे एमपी में जो है वो 1 और 3 पेपर जो होते हैं वो सब्जेक्ट्स से रिलेटेड होते हैं, और 2
और 4 पेपर्स जो होते हैं वो जजमेंट राइटिंग से होते हैं और एक समराइजेशन, ट्रांसलेशन, आर्टिकल राइटिंग और इन सब चीजों से रिलेटेड होते हैं वो। मैम एक्चुअली कभी-कभी विदाउट कोचिंग के हमको एक लॉ को दूसरे लॉ में अटैच करके पढ़ना पड़ता है, तो उसका थोड़ा सा स्ट्रेस विदाउट लॉ के, क्योंकि कुछ टीचर्स कहते हैं कि बिना कोचिंग के हम ये नहीं कर सकते कि एक लॉ को दूसरे लॉ में मिक्स करके या अटैच करके तब पढ़ना पड़ता है, तो उसका कोई सॉल्यूशन मैम? एक लॉ को दूसरे लॉ में मिक्स करके पढ़ना, मैं हाँ जी, मैं समझ नहीं पाई उस चीज को मैम। एक्चुअली कभी-कभी कोई क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन टीचर्स ऐसे कहते हैं कि एक लॉ को मतलब कई लोग साथ इंटरकनेक्ट करके वो प्रयास रहता जाता है। देखिए ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, तो इसमें ऐसा कोई भी जो तरीका है, जो पैटर्न है यहाँ का, वो ऐसा नहीं होता है कि इसमें मतलब आप दूसरे लॉज को भी लिंक करते। जो मैंने आपको बताया कि जिस बारे में वो पूछ रहे हैं आपसे, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो पूछ रहे हैं, तो आपको सिर्फ उसकी ही रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। आप अनावश्यक किसी और लॉ से उसको लिंक करने की जरूरत या जहमत ना उठाइए, क्योंकि आपका टाइम तो वेस्ट होगा ही होगा, उसमें नंबर भी आपको मिलने नहीं है। वो लॉ के टाइम हम करते थे, जब हम एलएलबी या बीएलएलबी हम कर रहे थे, तब हम उसको लिंक कर देते थे ताकि हमको और मार्क्स मिल जाए, थोड़ा आंसर भी लेंथी हो जाए तो देखने को रहे कि हाँ हमने इतने नंबर के आंसर को इतने पेज में लिखा है। जुडिशरी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आप सीपीसी को सीआरपीसी से लिंक कर दीजिए, आईपीसी को सीआरपीसी से लिंक कर दीजिए, या कॉन्ट्रैक्ट को टीपीएस से लिंक कर दीजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, मेरे हिसाब से तो नहीं होता है, उससे थोड़ा सा बचिए आप। अगर प्रैक्टिस की जाए तो वो सही होगा जजमेंट राइटिंग के लिए। जजमेंट राइटिंग के लिए क्या बोल रहे हैं आप? सॉरी, हेलो हेलो। When there are questions that how do we command both in English and Hindi, because most of the students are from English medium, so it is very difficult for them to prepare for the Hindi also, like legal Hindi. Yes, it मतलब in third paper I think so, second paper translation का जो पोर्शन आता है, वहाँ पे आपको सेंटेंसेस को हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी आपको करना पड़ता है। तो ट्रांसलेशन के लिए मैंने जो बताया है कि डिग्लॉट को अच्छे से पढ़िए। इफ यू आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट प्लीज रीड हिंदी ऑल्सो, एंड इफ यू आर हिंदी मीडियम स्टूडेंट प्लीज रीड इंग्लिश ऑल्सो। उस सेक्शन के दोनों ही तरफ को आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप उसको छोड़ भी देते हैं तो दिक्कत ये होती है कि वो लीगल टर्म्स से आपकी जो फेमिलियरिटी है वो नहीं बन पाती। फॉर एग्जाम्पल कुछ टिपिकल वर्ड्स होते हैं, एग्जीक्यूशन, इन्फोर्समेंट, प्रोसिक्यूशन एंड मेनी मोर, तो उसका हिंदी क्या तभी समझ पाओगे जब आप दोनों को पढ़ते पढ़ते चलोगे साथ में। अदरवाइज ट्रांसलेशन के अलग से कोई क्लास लेना या ट्रांसलेशन को अलग से समझना, आई डोंट थिंक सो इट्स अ राइट स्टेज नाउ कि हम अब हिंदी की क्लास ज्वाइन करें या इंग्लिश की क्लास ज्वाइन करें। आपको उसको खुद से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आना लॉ ही है, ट्रांसलेशन जो होगा वो लीगल ही आना होगा। तो लीगल आपको सबसे अच्छा काम क्या मिलेगा, जो आप डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, आप डायरेक्ट पढ़िए, हिंदी भी पढ़िए, इंग्लिश भी पढ़िए। ज्यादा आपको मतलब और उसमें आपको क्वालिटी अपनी इम्प्रूव करनी है तो आप ये कर सकते हैं कि जो जजमेंट्स हैं आप वो हिंदी में थोड़ा सा पढ़िए, तो आपकी फेमिलियरिटी बढ़ेगी। जो हिंदी वाले हैं वो इंग्लिश के जजमेंट्स को थोड़ा सा देखिए, सैंपल देखिए उसके, तो काफी कुछ आपको पता चलता जाएगा। मैम, as you said कि आंसर क्वेश्चन आंसर फ्रेमिंग में, हाँ जी, हेलो, यस, How to prepare? Now I request to Shivani that please proceed further for both of things. Actually, ma'am, due to short of time, we can't take more questions. We are so sorry. No issues, no issues. We can have another session for this. Yes, ma'am, sure. Yeah. It was a very insightful session, and I extend my most sincere thanks to you for gracing the event. A hearty vote of thanks for sparing time from your busy schedule.